Morning. Today we will talk about osmoregulation part 2. Myself, Dr. Ashok Kumar Siroya, Department of Zoology, SPC, Government College, Ajmer. परासरण के फर्स्ट पार्ट में हमने विभिन्न प्रकार के परासरण संबंधी जंतुओं के बारे में बात करी थी, जिसमें ओस्मोरेगुलेटर्स, ओस्मोकॉन्फॉर्मर्स, परासरण की परिभाषा, परासरण नियमन की परिभाषा और विभिन्न प्रकार के जो परासरण नियमन के लिए एक्टिविटी या क्रियाविधियां होती है, उनके बारे में हमने बात करी थी। आज हम परासरण नियमन के पार्ट 2 में विभिन्न प्रकार के जीवों में किस प्रकार से परासरण नियमन होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ओस्मोरेगुलेशन इन बैक्टीरिया की बात करें। बैक्टीरिया use a transport mechanism to absorb electrolytes. When osmoregularity around increases, the osmotic stress activates certain genes in bacteria that synthesize osmoprotectants. अब यहाँ हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ऑस्मोटिक स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स एब्सॉर्ब करता है, और जो ये ऑस्मोप्रोटेक्टेंट है इसका सिंथेसिस कुछ स्पेशल जीन्स के द्वारा होता है। वो बैक्टीरिया के अंदर जब ऑस्मोटिक स्ट्रेस होता है तो वो एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट की। तो प्लांट जो है उनके अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो पत्तियों के या जो उनकी लीव्स होती है उनके ऊपर और नीचे की तरफ ज्यादा पाए जाते हैं। वो वाटर को रेगुलेट करते हैं। वाटर लॉस कितना होना है वो उसका रेगुलेशन होता है, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो स्टोमेटा के द्वारा होती है। और जो पानी की मात्रा है उसको जब स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकाला जाता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हाइड्रेटेड सॉइल्स में जड़ें या जो उनकी रूट सिस्टम होता है वो वाटर को कंपनसेट करने के लिए काम करता है। जितना ज्यादा स्टोमेटा के द्वारा वाटर लॉस होता है उतना ही ज्यादा इधर से यानी कि हाइड्रेटेड सॉइल से पानी का एब्जॉर्प्शन होता रहता है। ये जहाँ पानी की मात्रा उचित मात्रा में पाई जाती है वहाँ इस तरह का सिस्टम पाया जाता है। लेकिन जैसे एरिड रीजन हो या सेमी एरिड रीजन हो, वहां पर वाटर को स्टोर करने के लिए प्लांट के अंदर वैक्यूल्स पाई जाती है। वैक्यूल्स के साथ साथ दे हैव थिक एंड फ्लैशी क्यूटिकल टू प्रिवेंट वाटर लॉस। थिक मीन्स मोटा और फ्लैशी मीन्स बहुत सारा स्तर के कोशिकाओं का स्तर का बना हुआ क्यूटिकल। बहुत सारे जो केमिकल कंपोजिशन के बना हुआ क्यूटिकल होता है वो वाटर को लॉस होने से, उसका नुकसान होने से बचाता है। तो हम देखते हैं कि स्टोमेटा और जड़ें दो अलग अलग काम कर रही हैं। जड़ें हाइड्रेटेड सॉइल्स में
पानी को प्लांट बॉडी में मेंटेन करने का काम करती है और स्टोमेटा बाहर की तरफ निकालता है। इसमें वाटर रिटेंशन के लिए वेक्यूल्स और क्यूटिकल्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम एनिमल में ऑस्मोरेगुलेशन की बात करते हैं, एनिमल्स जितने भी हैं उसके अंदर वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है that helps to maintain the water loss from the body, thereby maintaining osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या स्पेशल ऑर्गन्स जो पाए जाते हैं बॉडी में, उनको अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम या जो ऑर्गन्स हैं वो इन चार चीजों से प्रभावित होते हैं। फ्रॉम एन एनवायरमेंट डिपेंड्स ऑन कोई किस एनवायरमेंट में वो रहते हैं, एरिड में रहते हैं, वाटर एक्वस एनवायरमेंट में रहते हैं या एरियल एनवायरमेंट में रहते हैं। दूसरा है सरफेस एरिया ऑफ एनिमल, जो जंतु है उसका सरफेस एरिया कितना, वो कितना वाटर लॉस उस एरिया से हो सकता है और कितना वाटर गेन उस एरिया से हो सकता है। तो सरफेस एरिया ऑफ एन एनिमल डिपेंड कितना होता है। साइज ऑफ ग्रेडियंट, साइज कितना अमाउंट या कितना कम और कितना अधिक मात्रा में वातावरण में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर की अवेलेबिलिटी। और लास्ट परमिएबिलिटी ऑफ द सरफेस, ये परमिएबिलिटी ऑफ सरफेस कितनी है, कितना वाटर और ये कितना ले सकता है और कितना एनवायरमेंट में हो सकता है। सरफेस जैसे कुछ में डिफ्यूजन के द्वारा, कुछ में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, किसमें फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट के द्वारा, दो प्रकार के जो तरीके होते हैं उसके द्वारा वाटर और जो साल्ट है उसका मेंटेनेंस किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो ये एनिमल सिस्टम की विशेषता है। प्रत्येक जो एनिमल होता है उसकी यूनिक फीडिंग प्रॉब्लम होती है। जैसे इंसेक्ट और स्पाइडर की बात करें, दे हैव किडनी लाइक सिस्टम that produce concentrated urine. यूरिन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। किडनी इज ए स्पेशल कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में किडनीज पाई जाती है, लेकिन वो इंसेक्ट और स्पाइडर में भी उसी के समान संरचना जो यूरिन का निर्माण करती है। फिश contain kidneys but also control respiratory gills. फिश के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में बात की थी, जो मराइन फिशेज हैं और जो जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं उनके अंदर किस प्रकार का वाटर और साल्ट कंट्रोल या रेगुलेशन होता है। तो वो किडनीज के द्वारा भी वाटर सॉल्ट का रेगुलेशन करती है और गिल्स के द्वारा भी, और माउथ में गिल्स पाए जाते हैं उसके द्वारा भी अपना रेगुलेशन करती है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस have kidneys but can't produce hyperosmotic urine. Hyperosmotic urine means concentrated urine. वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ज्यादातर में क्लोएका पाया जाता है एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में यूरिनरी आउटपुट के लिए। और जो मोस्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं जैसे बर्ड्स और मैमल्स, बर्ड्स मैमल की विशेषता होती है उनके अंदर हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन पाया जाता है। वो हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन
साल्ट्स हैं या तो वाटर है उसको एनवायरमेंट में डिस्चार्ज कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा एवरी एनिमल हैज इट्स ओन यूनिक वाटर प्रॉब्लम। जैसे इंसेक्ट हैव अ वैक्सी क्यूटिकल दैट इज इम्पर्मिएबल टू वाटर। वैक्सी क्यूटिकल मीन्स वैक्स के समान क्यूटिकल पाई जाती है, जिस जो एक तरह से हाइड्रोफोबिक कह सकते हैं उसको, या वाटर रेजिस्टेंस लेयर कह सकते हैं, वो उसको रोकने में सहायता करती है। फ्रॉग्स में परमिएबल स्किन होती है, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब भी हो सकता है, वाटर वहां से निकल भी सकता है। इंसेक्ट क्योंकि टेरेस्ट्रियल फॉर्म है ज्यादातर, और उनके अंदर वाटर लॉस को रोकने के लिए वैक्सी क्यूटिकल पाई जाती है। फ्रॉग्स क्योंकि जलीय जंतु में जल में पाए जाते हैं और वो जल के अंदर साल्ट और वाटर को मैनेजमेंट करने के लिए स्किन को उपयोग करते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मेनी मैमल्स have impermeable skin because they have kidneys developed kidneys. Permeable means water का आदान प्रदान हो रहा है। इम्परमिएबल का मीन्स वाटर स्कैरसिटी, जहाँ वाटर ज्यादा है वहाँ परमिएबिलिटी है, जहाँ वाटर कम है जैसे रेप्टाइल्स बर्ड में ज्यादातर या कम वाटर होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। अदर मैमल्स perspire and lose water through the skin. स्किन के द्वारा वो अपना वाटर लॉस करते हैं और पर्सपायर या जो पसीने के द्वारा उनका पार्ट निकलता है। मेमल के अंदर एक विशेषता पाई जाती है, इनके अंदर श्वेत ग्रंथियां होती हैं और श्वेत ग्रंथियां जो होती है टेम्परेचर मेंटेन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि सॉल्ट्स एंड वाटर के मैनेजमेंट के लिए या उसके रेगुलेशन के लिए। यदि हम ऑस्मो रेगुलेशन प्रॉब्लम डेजर्ट मैमल की बात करें तो डेजर्ट्स जो हैं रेट में बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसमें जैसे वो भी पानी नहीं पीते हैं तो इसका मतलब पानी का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं से होता है। वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? वो दे डोंट ड्रिंक वाटर। वाटर मैनेजमेंट कहाँ से किया जाता है? एनिमल रिमेन्स इन कूल बरो ड्यूरिंग डे टाइम। कूल बरो मीन्स ठंडी जो उनके गिल होते हैं उसके अंदर रहते हैं, जिससे कि उनके अंदर पर्सपिरेशन या पसीने के द्वारा किसी प्रकार का कोई वाटर लॉस नहीं होता डे टाइम। रेस्पिरेटरी मॉइस्चर कंडेंस्ड इन नेजल पेसेज, तो उनके नेजल पेसेज में मॉइस्चर जो पाया जाता है रेस्पिरेटरी मॉइस्चर वो कंडेंस होकर के वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर मेटाबॉलिक वाटर डिराइव्ड फ्रॉम ड्राई सीड्स, उनके जो ड्राई सीड जो खाते हैं उसमें से मेटाबॉलिक वाटर को डिराइव करते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। फ्री वाटर इन सीड्स concentrated by counter current exchange in extra long loop of Henle। अब यहाँ ये जो लूप ऑफ हेनले कहाँ पाया जाता है? लूप ऑफ हेनले पाया जाता है किडनीज में।
किडनीज में वाटर रिटेंशन के लिए, वाटर को वापस एब्जॉर्ब करने के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म पाया जाता है। हेनले का लूप एक यू शेप लूप होता है जिसमें ये जल नीचे की तरफ जाता है, जल के साथ जो भी यूरिन के पार्ट होते हैं, यूरिन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो यूरिन में से जल को अवशोषित कर लिया जाता है और उसको कंसंट्रेट करके यूरिया के साथ बाहर एलिमिनेट किया जाता है। तो इनके अंदर एक्स्ट्रा लॉन्ग लूप ओपन लगाया जाता है, तो ज्यादा मात्रा में इनके अंदर वाटर रिटेंशन होगा। वेसेस जो होंगे वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में इनको आगे देखिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल में अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स जो हैं वो पानी की मात्रा और NaCl जो डाइट की फॉर्म में लेती है और रेस्पिरेशन के द्वारा इसका लॉस हो सकता है। बॉडी में फिर H2O रिटेंशन, NaCl रिटेंशन हो गया, उसके बाद H2O और NaCl लॉस्ट वाया एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के द्वारा वापस बाहर। बर्ड्स में एक विशेष ग्रंथि पाई जाती है, उसको कहते हैं साल्ट ग्लैंड्स। साल्ट ग्लैंड्स में डक्ट्स होती है जो आगे की तरफ नेजल पार्ट में पहुंच जाती है। ज्यादा साल्ट होता है तो साल्ट ग्लैंड्स के द्वारा साल्ट सीक्रेट होते हैं सेंट्रल कैनाल। साल्ट ग्लैंड में जैसा कि हम देख सकते हैं पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, H2O, जैसे ग्लैंड ल्यूमेन है उसमें आ सकते हैं और वहां से वापस विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा, जैसे विसरण की प्रक्रिया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया है और इस तरह की विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या प्रोटीन चैनल्स के द्वारा इनका ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार से ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया होती है और किस प्रकार से जो हार्मोन्स है वो इसको संचालित करते हैं। तब तक